हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, घर पे पढ़ाई भी कर रहे होगे। कल हमने स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट चैप्टर का पहला क्लास देखा था, जिसमें आपको स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं, उनके आर्गुमेंट कैसे होते हैं, वीक वाले भी देखे गए थे, स्ट्रॉन्ग वाले भी देखे गए थे। वीक का हमने सारे नियम से बताए थे आपको, लेकिन स्ट्रॉन्ग में 2 या 3 नियम बताकर मैंने क्लास को क्लोज किया था। आज स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स चैप्टर का कथन और तर्क का दूसरा क्लास होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग रूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स जितने सारे हैं सबको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर हमें कैसे देना है ये हमें पता चले। सबसे पहले आपको रूल्स याद होने चाहिए जो आपके टीचर ने आपको बताया है। जितने सारे टर्म्स हैं, जितने सारे तथ्य हैं, उनको अपने दिमाग में रखना है। तब आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, एक एक टर्म को अच्छे से समझकर हमें जवाब देना है। हमने रूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में 3 नियम आपको बताए थे। पहला, कॉमनली एक्सेप्टेड टू एवरीवन एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। दैट मीन्स आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो सामान्यतः सभी व्यक्तियों को अपनाने योग्य हो या सभी व्यक्तियों में स्वीकार करने योग्य हो, साथ ही साथ मजबूत संदेश को व्यक्त करता हो, तो उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट करते हैं। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो किसी खास व्यक्ति से लेकर पूरे समाज में अपनाने योग्य हो, साथ ही साथ एक मजबूत संदेश को व्यक्त करता हो, तो वह जो आपका आर्गुमेंट होगा वह स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। डायरेक्ट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट दैट मीन्स आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित हो। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से कथन पर आधारित हो, उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट करते हैं। रूल नंबर 3 की बात करें तो सर आपको रूल नंबर 3 में बताया गया था डीपली एनालाइज्ड। दैट मीन्स आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो गहरी चिंतन के बाद, जांच पड़ताल के बाद आया हो, दिया गया हो, तो वह आर्गुमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। मैंने यही 3 नियम पढ़े थे। आज हम लोग रूल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सर रूल नंबर 4 में आपको पढ़ना है ट्रू ऑब्जर्वेशन बेस्ड। रूल नंबर 4 में आपको पढ़ना है ट्रू ऑब्जर्वेशन बेस्ड। दैट मीन्स आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो सत्यता और प्रत्यक्षता से परिपूर्ण हो। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो सत्यता और प्रत्यक्षता से परिपूर्ण हो, तो उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट करोगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, अभी नोट करना। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो सत्यता और वास्तविकता से पूर्ण हो, तो उसे आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट करते हैं। याद रखना है सर, ट्रू ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ट्रू मतलब क्या? सत्य। ऑब्जर्व मतलब क्या? ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? निरीक्षण। ऑब्जर्व करना, आपने उसे देखे हो, ऑब्जर्व किए हो, महसूस किए हो। दैट मीन्स आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से सत्यता पे आधारित है, वास्तविकता पे आधारित है, तो वह जो आर्गुमेंट्स होगा वह स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। इसे नोट करिए। रूल नंबर 5, एक्सपीरियंस बेस्ड।
रूल नंबर 5, एक्सपीरियंस बेस्ड। डेट मीन्स आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो अनुभव को दिखाता हो, अनुभव को दर्शाता हो। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो आपके अनुभव को दर्शाता हो, तो वह तर्क भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। एक्सपीरियंस बेस्ड को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो सर आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें अनुभव दिखता हो, जिसमें अनुभव दिखता हो, एक्सपीरियंस दिखता हो, तो वह तर्क भी किस में काउंट होगा? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप लिखोगे कॉपी में, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें अनुभव दिखता हो, तो वह तर्क भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। सर आपका जो तर्क होगा उसमें एक्सपीरियंस दिखने चाहिए, अनुभव दिखने चाहिए, तो वह तर्क भी किस में काउंट होगा? सर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। नेक्स्ट वाले पॉइंट्स की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ, सर्वभौमिक, सर्वव्यापी, सर्वभौमिक, सर्वव्यापी, जिसे कटाक्ष करने की क्षमता किसी इंसान के पास नहीं होता है, उसे आप यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। दैट मीन्स सूर्य का उदय पूरब दिशा में होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दैट मीन्स आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो पूर्ण रूप से सर्वव्यापी हो, सर्वभौमिक हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वह तर्क भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। इसमें आप एक्सप्लेन करोगे, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जो सर्वव्यापी हो या सर्वभौमिक हो, तो वह तर्क भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। इसे नोट कर लो। देखो, नियम को आप बारी बारी से समझते चलो। ऐसा नहीं है कि सर मैं इकट्ठा कर लो फिर उसको पढ़ूंगा, ऐसा मत करना, अदरवाइज ये पता है बोझ बन जाएगा। आप बिल्कुल एकदम स्थिर होकर दिमाग को सही करके पढ़ाई शुरू करो और एक एक जो मैंने नियम बताया है उस पर विचार करो कि क्या ये हो सकता है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में मैंने अभी तक 6 नियम लिखवा चुके हैं। मैंने वीक को भी पढ़ाया था, वीक वाले को एक बार बैठ के देख लो अच्छे से कि उसमें क्या क्या विशेष पॉइंट है जिस पे हमें फोकस करना है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में मैंने क्या क्या बताया, उस पे क्या क्या हमें पढ़ना है, किस किस बिंदुओं पे हमें फोकस करना है, जिससे आपका जो आर्गुमेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आपका जो आर्गुमेंट्स है वो वीक होगा। इस पे हमें ध्यान देना है। अभी मैंने 3 पॉइंट बताया आज वाली क्लास में। पहला, ट्रू ऑब्जर्वेशन बेस्ड। दैट मीन्स आपका जो तर्क होगा वो सत्यता और वास्तविकता से परिपूर्ण होगा, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस बेस्ड। आपका जो तर्क है उसमें अनुभव दिखने चाहिए। यदि अनुभव दिखता है तो आपका जो तर्क होगा वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। नेक्स्ट मैंने बताया यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसी बातें, ऐसी सेंटेंस जो सर्वव्यापी है, सर्वभौमिक है, इंसान के पास अधिकार नहीं है कि वो कटाक्ष कर सके, तो सर वैसे यदि स्टेटमेंट आप अपने आर्गुमेंट्स में यूज करते हैं तो वह तर्क भी किस में काउंट होगा? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। नोट कर लो इसे।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 7, डिफेंस ऑफ ए कंट्री या सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री। डिफेंस और सिक्योरिटी, डिफेंस यानी सुरक्षा, किसका? देश का। आप इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो सर आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश की सुरक्षा को करने या देश की सुरक्षा को ध्यान में रखने की बातें की गई हो। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सुनना। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश की सुरक्षा को करने या देश की सुरक्षा को ध्यान में रखने की बातें की गई हो, तो वे तर्क भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं, नोट करोगे। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश की सुरक्षा को ध्यान में रखने की बातें की गई हो, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश की सुरक्षा को ध्यान में रखने की बातें की गई हो, तो वे तर्क भी आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। बिकॉज देश आपका सर्वोपरि है। बुक्स आपको गाइड करता है कि स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स के चैप्टर में जहां कहीं भी कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो सर वहां पे डिफेंस ऑफ ए कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री सुप्रीम है, सर्वोपरि है। तो आप नियम याद रखोगे कि यदि आपके तर्क में देश की सुरक्षा को ध्यान में रखने की बातें की गई हैं, तो वे सारे के सारे तर्क स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको हमें अपने दिमाग में रख के चलना है। बिल्कुल इसको स्टेबल कर लीजिए कि हाँ, यदि वे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं तो इन सभी टर्म्स को हमें वहां पे फॉलो कराने हैं। अगर कर गया तो आपके आर्गुमेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, नहीं करते हैं तो आपके आर्गुमेंट्स क्या होंगे? वीक होंगे। सर यहाँ पे कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, दैट मीन्स आधारभूत संरचनाओं का विकास। किसमें? देश में। यदि आपके द्वारा दिया हुआ तर्क, यदि आपके द्वारा दिए हुए तर्क में देश के आधारभूत संरचनाओं के विकास करने की बातें की जा रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, दैट मीन्स आधारभूत संरचनाओं के विकास, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश की आधारभूत संरचनाओं के विकास करने की बातें की जा रही हो, तो वे सारे के सारे तर्क क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सुनिए। मैंने ऊपर बताया था कि सर आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश की सुरक्षा को ध्यान में रखने की बातें की गई हो, तो वे सारे के सारे तर्क किसमें काउंट होते हैं? किसमें काउंट होते हैं? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। मैं यहां पे आपको बता रहा हूं सर कि आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश की आधारभूत संरचनाओं के विकास करने के बारे में बात की जा रही हो, तो वे सारे के सारे तर्क भी किसमें काउंट होते हैं? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें
देश की आधारभूत संरचना, देश की आधारभूत संरचनाओं के विकास करने की बातें की जा रही हो। आपके द्वारा दिए हुए तर्क में यदि आपके देश की आधारभूत संरचनाओं के विकास करने की बातें की जा रही हो, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखने की बातें की जा रही हो, तो वे सारे के सारे तर्क स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, इसमें क्या करना आपको? एजुकेशनल दैट मीन्स शैक्षिक, डेवलपमेंट यानी विकास, किसमें? देश में। किसका? देश का। आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश के शैक्षिक विकास को बढ़ाने की बातें की जा रही हो, देश में शैक्षिक विकास की बातें की जा रही हो, तो वे तर्क भी किस में काउंट होते हैं? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। फिर से एक बार सुनो। यदि आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश की शैक्षिक विकास को बढ़ाने की बातें की जा रही हो, देश के शैक्षिक विकास के बारे में बातें की जा रही हो, तो वे सारे के सारे तर्क इसमें काउंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। एक्सप्लेन करते हैं, नोट किया जाए। अभी आपके सामने 3 नियम है। फर्स्ट वाले नियम में मैंने बताया कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखने की बातें की जा रही हो, आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश की सुरक्षा को ध्यान में रखने की बातें की जा रही हो, तो वे सारे के सारे तर्क स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। इसमें आपको बताया गया कि सर आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश की आधारभूत संरचनाओं के विकास के बारे में बातें की जा रही हो, तो वे सभी तर्क भी किस में काउंट होते हैं? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। मैंने यहां पे बताया कि आपके द्वारा दिया हुआ ऐसा तर्क जिसमें देश की शैक्षिक विकास के बारे में बातें की जा रही हो, तो वे सारे के सारे तर्क भी किस में काउंट होते हैं? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। चलो नोट कर लो।
नेक्स्ट वाले नियम में मैंने आपको बताया कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथ्यों पर आधारित तर्क, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक तथ्यों पर आधारित तर्क भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। अगर आपके तर्क सामाजिक हैं, यदि आपके तर्क राजनीतिक विषय पे है, यदि आपके तर्क धार्मिक विषयों पे है, यदि आपके तर्क शैक्षिक विषयों पे है, तो वे टोटली स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होंगे। लेकिन वे किस पे आधारित होने चाहिए? तो सर कथन पे आधारित होने चाहिए। यानी आप एक बात जान लो कि आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो कभी भी आउट ऑफ स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। यदि आपके आर्गुमेंट्स आउट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं तो उनके वाइब्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वे वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होंगे। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होने के लिए आपका तथ्य जो भी है, आपके टर्म्स जो भी है, वे टोटली डायरेक्ट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट होने चाहिए, कथन पे आधारित होने चाहिए। मैंने रूल नंबर 10 में आपको क्या बताया कि यदि आपके तर्क सामाजिक जीवन पे है, यदि आपके तर्क राजनीतिक विषयों पे है, यदि आपके तर्क शैक्षिक विषयों पे है, यदि आपके तर्क धार्मिक विषयों पे है, टोटली स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होगा, बशर्ते कि यद्यपि कि वे टोटली पूर्ण रूप से पूर्णतः कथन पर आधारित होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है बाबू की भौगोलिक और वैज्ञानिक विषयों पर अप्रूव्ड है, यानी जो सिद्ध हो चुका है, जो सिद्ध हो चुका है वैसे तर्क जो भौगोलिक विषयों पे हो, वैज्ञानिक विषयों पे हो, लेकिन वे सिद्ध हो चुके हैं, तो वे तर्क भी किस में काउंट होते हैं सर? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। भौगोलिक वैज्ञानिक विषयों पर सिद्ध किए हुए तर्क भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में काउंट होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये सारे नियम थे किसके? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स के। इसके पीछे वाली क्लास में मैंने वीक आर्गुमेंट्स को बताया था, अभी मैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स के नियम को बताया। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि एक बार नियम को अच्छे से पढ़ लेना है। कितने सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे आर्गुमेंट्स को वीक बनाते हैं, कितने सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे आर्गुमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसे भली भांति अपने दिमाग में रख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ोगे, उसके बाद हमें जवाब देना है। चलो इसे पहले नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे वीक आर्गुमेंट्स वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के ऊपर जो इंडिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसमें आप पढ़ोगे कि आपसे स्ट्रॉन्ग वाला पूछा है कि वीक वाला पूछा है। बात यारी समझ में? उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के हमें उनके तर्क देखने हैं। उनमें तर्क दो तरह के होते हैं, मैंने कल भी बताया था, आज भी आपसे बता दे रहा हूं कि तर्क सर दो तरह के होते हैं। पहला स्वीकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। स्वीकारात्मक तर्क वे तर्क होते हैं जो आपको एक्सेप्ट होता है और जिसकी शुरुआत हाँ से होती है। नकारात्मक तर्क वे तर्क होते हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं होता है, जिसकी शुरुआत नहीं या ना से होती है। तर्क जितने सारे आएंगे
हो सकता है कि वे टोटली स्वीकारात्मक वाले भी दे सकते हैं, हो सकता है कि वे टोटली नकारात्मक वाले भी दे सकते हैं, हो सकता है कि दोनों का कॉम्बो फॉर्म भी आ सकता है। तो स्वीकारात्मक वे तर्क होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हाँ से होती है और आपको एक्सेप्ट होता है। नकारात्मक तर्क वे तर्क होते हैं जिनकी स्टार्टिंग नहीं से होती है और वो आपको एक्सेप्ट नहीं होता है। अब अपने दिमाग में मानसिकता मत बना लीजिएगा कि सर स्वीकारात्मक तर्क है तो स्ट्रांग होगा, नकारात्मक है तो क्या होगा, वीक होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मोनोपोली बना है, मानसिकता बना है तो उसको चेंज कर लेना। हो सकता है कि अच्छी बातें आपको एक्सेप्ट नहीं हो, तो आपके एक्सेप्ट नहीं होने से ऐसा थोड़ी ना है कि आपका तर्क जो है वो वीक हो जाएगा, या आपके एक्सेप्ट करने के बाद ऐसा थोड़ी है कि आपका जो आर्गुमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, यदि वो तथ्य पे आधारित है, हाँ यदि वो कथन पे आधारित है तो स्ट्रांग होगा, कथन से आधारित नहीं है तो क्या होगा, वीक होगा। चलो इसे नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आते कैसे हैं या क्वेश्चन को हम लोग जवाब कैसे देते हैं, इसको पहले हमें देखेंगे। यानी इंडिकेशन यानी इंफॉर्मेशन जो दिया होगा उसको जानना कंपलसरी है। तो देखो निर्देश कैसे दिया जाता है, ध्यान से पढ़ लेना। आपके क्वेश्चन शीट में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। कितने ऑप्शन? 5। हमें उन ऑप्शन का यूज कैसे करना है आप यहां पे देख लो। चलो देखो, ये मेरा 5 ऑप्शन हो गया जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन का जवाब देना है। ऑप्शन को समझना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको पता तो होता है कि सर ये मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स है, ये मेरा क्या है, वीक आर्गूमेंट्स है, लेकिन उनको जवाब किस फॉर्म में देना है वो नहीं समझ पाते। तो सर यहाँ पे आसानी से आप समझोगे कि आपके OMR सीट में 5 ऑप्शन होते हैं, A, B, C, D और E। मान लो कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट से क्वेश्चन आए हैं और हमें उनका जवाब देना है। तो देखो करना क्या, सबसे पहले हमें इंडिकेशन को पढ़ना जरूरी है। इंडिकेशन नहीं पढ़ोगे तो जवाब देने में आपको असुविधाएं होंगी। मान लो कि 2 ऑप्शन है, पहला और दूसरा। यहां पे समझना, तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला जो तर्क है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप हिंदी में ठोस कहते हो, और दूसरा जो आपका तर्क है वो वीक है, जिसे आप हिंदी में निर्बल या दुर्बल कहते हो। मान लो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पहला आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा आर्गुमेंट वीक है। तो इंडिकेशन में देखो कि स्ट्रॉन्ग के बारे में पूछा है कि वीक के बारे में पूछा है। तो सर हर जगह ठोस लिखा है, डेट मीन्स स्ट्रॉन्ग की बातें हो रही है, मुझे स्ट्रॉन्ग वाले को ही जवाब में लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि आपका पहला आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है और दूसरा आर्गुमेंट वीक है
तो आप मुझे बता दो कि स्ट्रॉन्ग वाले को लिखना है कि वीक वाले को। सर स्ट्रॉन्ग वाले को लिखना है क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली ठोस लिखा है। ठोस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। यानी मुझे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स वाले को ही जवाब देना है, वीक वाले से कोई मतलब नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका कौन सा आर्गुमेंट ठोस है, स्ट्रॉन्ग है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तो यहां पे इंडिकेशन दिया है कि यदि केवल तर्क फर्स्ट ठोस है तो आप अपने आंसर शीट में ए वाले ऑप्शन को टिक आउट करें। यदि आपके क्वेश्चन में केवल पहला आर्गुमेंट, यदि आपके क्वेश्चन में केवल पहला आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा क्या है? वीक है। पहला स्ट्रॉन्ग है, दूसरा क्या है? वीक है। तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करेंगे, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि यदि केवल तर्क फर्स्ट क्या है? ठोस है, यानी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। बातें आ रही समझ में? कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार। मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपके क्वेश्चन में दो तर्क दिए हैं जिनमें पहला स्ट्रॉन्ग है, दूसरा क्या है? वीक है, तो एक बार आप इंडिकेशन को जरूर पढ़ लेना कि मुझे स्ट्रॉन्ग वाले को लिखना है कि वीक वाले को। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि ठोस वाले चाहिए, ठोस का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, यानी मुझे स्ट्रॉन्ग वाले को बताना है, वीक वाले को नहीं बताना है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग यदि जवाब देना चाहूँ तो मेरा पहला आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा क्या है? वीक है। तो आप स्ट्रॉन्ग वाले को लेके चलोगे कि वीक वाले को? सर अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन मुझे स्ट्रॉन्ग वाले को लेकर चलना है, यानी आपका पहला आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा क्या है? वीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि केवल तर्क फर्स्ट स्ट्रॉन्ग हो तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करें, यानी आप ऑप्शन नंबर ए को क्या करोगे? कलर करोगे। बातें आ रही समझ में? अब देखो, मान लो कि आपका पहला जो आर्गुमेंट था वो वीक है और दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो यदि आपके तर्क में फर्स्ट वाला जो तर्क है वो क्या है? वीक है और दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे आप ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे, बिकॉज ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कि यदि केवल तर्क सेकंड क्या है? ठोस है। केवल तर्क सेकंड ठोस है, दैट मीन्स सेकंड वाले को स्ट्रॉन्ग होना है और फर्स्ट वाले को वीक होना है। सेकंड वाले को स्ट्रॉन्ग होना है, फर्स्ट वाले को वीक होना है, तो वहां पे ऑप्शन नंबर बी टिक आउट होगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी सी को छोड़ दो, डी को ई को छोड़ दो, अब हम डी की बात करेंगे। मान लो तुम्हारे पास दो आर्गुमेंट्स है, पहला भी वीक है, दूसरा भी वीक है। दो आर्गुमेंट्स हैं, दोनों के दोनों वीक है और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन मुझे स्ट्रॉन्ग वाले को बताना है। तो आप बताओ कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग है? नहीं है। यानी आप बोलोगे कि सर ना तो पहला स्ट्रॉन्ग है ना तो दूसरा, और इस स्थिति में यानी यदि आपके दोनों के दोनों आर्गुमेंट्स वीक होते हैं, दैट मीन्स वहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी टिक आउट होगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में लिखा है ना तो पहला ना तो दूसरा क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, ठोस हो। ऑप्शन नंबर डी को मुझे टिक आउट कब करना है? जब आपके दिए गए दोनों के दोनों आर्गुमेंट्स क्या है? वीक है। दोनों के दोनों आर्गुमेंट्स क्या है? वीक है। तो वहां पे ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करना है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की और ऑप्शन नंबर ई की। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं ना जो इस तरह के क्वेश्चन में कि सर हम सी को टिक आउट करें कि ई को टिक आउट करें, इसके चक्कर में वो सही आंसर को भी गलत करके आते हैं। तो सर वैसे मुझे काम नहीं करना है, मैं तुम्हें आसानी से समझा देता हूँ। देखो ये आपका आइदर केस है, ये कौन सा केस है? आइदर केस है, और ये आपका बोथ वाला केस है। आइदर में भी और बोथ में भी दोनों के दोनों आर्गुमेंट्स स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग की बातें हो रही हैं। ये भी क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाला भी स्ट्रांग होना चाहिए और सेकंड वाला भी क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कब होगा?
जब आपका पहला तर्क स्ट्रांग होगा, दूसरा वीक होगा। तो वहां पे ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कर देना। ऑप्शन नंबर बी मेरा टिक आउट कब होगा, जब पहला आर्गुमेंट्स क्या होगा, वीक होगा और दूसरा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो वहां पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी टिक आउट कब होगा, जब दोनों के दोनों आर्गुमेंट्स वीक होंगे। तो वहां पे आपका जवाब होगा न तो पहला न तो दूसरा क्या है, ठोस है, यानी दोनों के दोनों वीक हैं। क्लियर है? मैं समझा रहा हूं कि ऑप्शन नंबर सी टिक आउट कब होगा और ऑप्शन नंबर ई टिक आउट कब होगा। तो मेरे भाई सुनो, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा केस है, आइदर केस है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर ई कौन सा केस है, बोथ वाला केस है। तो सर मुझे आइदर वाले ऑप्शन को टिक आउट कब करने हैं, बोथ वाले ऑप्शन को टिक आउट कब करने हैं। मैं उसके लिए दो टर्म्स बताऊंगा, दो कंडीशन, दोनों को ईमानदारी से समझ लेना। पहला कंडीशन कि आइदर के लिए या बोथ के लिए सबसे पहला नेसेसरी चीजें क्या है, मैंडेटरी चीजें क्या है, कि दोनों के दोनों आर्गुमेंट्स स्ट्रांग होने चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट, पहला चीज कि दोनों के दोनों यानी पहला भी और दूसरा भी स्ट्रांग होने चाहिए, आइदर केस के लिए या बोथ वाले ऑप्शन के लिए। आइदर केस ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बोथ वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई में दिया है। आइदर केस का यूज हम कहां पे करेंगे, बोथ वाले केस का यूज हम कहां पे करेंगे, उसके लिए मैं दो तीन चीजें आपको जो बता रहा हूं उसको ईमानदारी से सुन लोगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात कि आइदर और बोथ दोनों के लिए दोनों तर्कों को स्ट्रांग होना चाहिए। सर दोनों तर्क स्ट्रांग हैं, क्लियर है? दूसरी बात, आइदर वाले केस कब बनेंगे और बोथ वाले केस कब बनेंगे, दोनों के दोनों तर्क मेरे क्या है, स्ट्रांग है। लेकिन सर मैं आइदर कब यूज करूंगा, बोथ वाले ऑप्शन को कब यूज करूंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर ई। एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनो। मान लो कि पहला तर्क स्ट्रांग है और दूसरा तर्क भी क्या है, स्ट्रांग है, लेकिन दोनों की मानसिकता अलग अलग है। तर्क दोनों स्ट्रांग है लेकिन दोनों की मानसिकता चूंकि अलग अलग है तो वे दोनों एक साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं। मैं जो बातें कह रहा हूं ध्यान से सुनना और समझना। आप भी जो तर्क दिए हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग है, टू द पॉइंट है, मेरा तर्क भी स्ट्रांग है, टू द पॉइंट है, लेकिन हमारी और आपकी दोनों की मानसिकता अलग अलग है। तो यदि हमारी और आपकी दोनों की मानसिकता अलग अलग है तो आप और मैं दोनों एक साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं, और उस स्थिति में हमें आइदर केस का यूज करना है। आइदर केस का यूज करने से पहले सबसे पहली जरूरी बातें कि दोनों तर्क स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन दोनों की मानसिकता अलग अलग होनी चाहिए। घर में दो लोग हैं, दोनों अपने विचार में सही हैं, दोनों अपने तर्क में सही हैं, लेकिन दोनों की मानसिकता अलग अलग है, क्या वे साथ में रह सकते हैं? नहीं। सेम कंडीशन यहां भी है कि यदि दोनों तर्क स्ट्रांग तो है लेकिन दोनों की मानसिकता अलग अलग है, तो यदि दोनों की मानसिकता अलग अलग है तो या तो ये एडजस्ट करेगा या तो ये एडजस्ट करेगा, दोनों एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वहां पे कौन सा केस यूज होगा, आइदर केस यूज होगा। बात आ रही समझ में? अरे फर्स्ट वाला तर्क भी स्ट्रांग है, सेकंड वाला तर्क भी स्ट्रांग है, लेकिन दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, दोनों की मानसिकताएं अलग अलग हैं, तो क्या वे साथ में रह पाएंगे? नहीं, या तो पहला रहेगा या तो दूसरा रहेगा। लेकिन कौन रहेगा ये हमेशा कंफ्यूजन बना होगा, और उस स्थिति में आपको कौन सा केस यूज करना है, आइदर केस यूज करना है। और बात करेंगे ऑप्शन नंबर 5 की। तो सर ऑप्शन नंबर 5 में क्या है, दोनों आर्गुमेंट्स स्ट्रांग होने चाहिए और दोनों की मानसिकता सेम होनी चाहिए। दोनों की सोच यदि समान है तो सर वे आसानी से एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, और वहां पे आप ऑप्शन नंबर ई को टिक आउट करेंगे, वहां पर आप ऑप्शन नंबर ई को टिक आउट करेंगे। क्लियर है? अरे बोलो ना, क्लियर है? ऑप्शन टिक आउट करना आ जाएगा। आप अपने आंसर शीट में ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कब करोगे, जब आपका केवल पहला आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा, दूसरा वीक होगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कब करना है, जब पहला वीक होगा, दूसरा स्ट्रांग होगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कब करना है, जब दोनों के दोनों वीक होंगे, तो वहां पे आपका आंसर होगा न तो पहला न तो दूसरा क्या है, स्ट्रांग है।
ऑप्शन नंबर सी यानी आइदर केस, ऑप्शन नंबर सी यानी आइदर केस। आइदर केस के लिए मैंने आपको दो चीजें समझाया कि सर दोनों आर्गुमेंट्स स्ट्रांग होने चाहिए, पहला भी और दूसरा भी, लेकिन दोनों की विचारधाराएं, दोनों की मानसिकता अलग अलग होनी चाहिए। तो जब दोनों अपने आप में स्ट्रांग है, दोनों की विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, दोनों की मानसिकताएं अलग अलग है, तो वे एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी या तो पहला करेगा या तो दूसरा, और वहीं पर हमें आइदर केस का यूज करना है। ऑप्शन नंबर ई के बारे में मैंने बताया कि सर यहाँ भी जब बोथ वाले ऑप्शन हो, यहाँ भी दोनों आर्गुमेंट्स को क्या होना है, स्ट्रांग होना है, लेकिन इनकी विचारधाराएं सेम होनी चाहिए। और जब दोनों के दोनों पर्सन स्ट्रांग है और दोनों की विचारधाराएं सेम है, तो दोनों वे साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। डेट्स वाई वहाँ पे कौन सा केस होगा, बोथ वाला केस होगा। बात यार ही समझ में, अरे बोलो ना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और उस पर विचार करना। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ध्यान से सुनो और सुन के बताना, पढ़ के बताना, विचार करके बताना किसका जवाब क्या होगा। जवाब इसके अकॉर्डिंग देना है, जवाब इसके अकॉर्डिंग देना है। क्वेश्चन सुनो क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू, एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, उसके बाद जितने भी रूल्स हैं उसको दिमाग में एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद हमें जवाब देना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कह रहा है कि क्या इराक पर हमला करनी चाहिए, क्या इराक पर हमला करनी चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन अराइज किया गया, पूछा गया कि क्या इराक पर हमला करनी चाहिए। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप अपने विचार को रखोगे, आप अपने तर्क को रखोगे। तो सर पहला तर्क सुनो क्या है। दो बुद्धिजीवी लोग हैं, दो विचारधारा के लोग हैं, अपने अपने तर्क को देते हैं। क्या देते हैं, क्या कहते हैं, उनको ध्यान से सुनिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्या इराक पर हमला होनी चाहिए, क्या इराक पर हमला किया जाना चाहिए। तो आप अपने तर्क को क्या देते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला व्यक्ति क्या कह रहा है, सुनो, हाँ क्यों नहीं। और दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं। क्या यह अच्छी बात है। चलो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, यहां पे सामने देखें, क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं, ध्यान से सुनो। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एज ए स्टेटमेंट कि क्या इराक पर हमला होनी चाहिए। दो तर्क आए हैं। पहला व्यक्ति कह रहा है कि हाँ डेट मीन्स इसे स्वीकार है कि हाँ हमला होनी चाहिए। हाँ डेट मीन्स स्वीकारात्मक तर्क है जिनकी स्टार्टिंग हाँ से होती है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इराक पर हमला होनी चाहिए। तो पहला व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, डेट मीन्स उसे स्वीकार है। ये कह रहा है कि हाँ क्यों नहीं, हमला होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मतलब नकारात्मक, उसे स्वीकार नहीं है। क्या यह अच्छी बात है, यानी हमला करना क्या अच्छी बात है। दूसरा व्यक्ति ने अपना तर्क दिया। लेकिन मेरे भाई यहां पे ध्यान दो, दोनों के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज हुआ है। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको क्या इंडिकेट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन टैग है। क्या है, क्वेश्चन टैग है। और मैंने आपको समझाया था, लिखवाया भी था कि यदि तर्क आपका प्रश्न के रूप में व्यक्त होता है, यदि आपके द्वारा दिया हुआ तर्क एक प्रश्न के रूप में व्यक्त होता है, तो वह तर्क वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। वह तर्क वीक आर्गुमेंट्स में काउंट होगा। यानी पहला भी वीक है और दूसरा भी वीक है, और जब दोनों के दोनों आर्गुमेंट्स वीक है तो वहां पे ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करना है कि न तो पहला स्ट्रांग है और न तो दूसरा। बात आई समझ में, बात आई समझ में। हाँ क्यों नहीं, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। नहीं, क्या यह अच्छी बात है, यहां पे साइन क्या है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है।
और यदि लास्ट वाले सेंटेंस की समाप्ति पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन आते हैं, इसमें क्वेश्चन टैग है। और भी आर्गुमेंट्स में मैंने आपको क्वेश्चन टैग के बारे में बताया था कि यदि आपके तर्क एक क्वेश्चन के रूप में प्रयोग होते हैं, यदि आपका तर्क एक प्रश्न के रूप में उभर के आता है, तो वे सारे के सारे तर्क इसमें काउंट होते हैं वीक आर्गुमेंट्स में। डेट मीन्स पहला भी वीक है और दूसरा भी वीक है। आपके दोनों के दोनों तर्क वीक हैं, लेकिन पूछा है किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग के बारे में। तो आप क्या बोलोगे कि सर न तो मेरे पहला तर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग है और न तो दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी, न तो पहला और न तो दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। डी इज ए राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, रिवाइज करके जाएंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो उसे आसानी से कर पाओगे। चलो एक बात सुनो, ये जो क्लासेस चल रहे हैं ना, वो डेली शाम में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेंगे। शाम में 7 से 8 आप 1 घंटे अच्छे से पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से पढ़ोगे, बातें क्लियर होंगी, लेकिन आपका ध्यान स्थिर होनी चाहिए। क्लासेस डेली शाम को 7 से 8 आपको मिलेंगे। दूसरी बात कि वैसे विद्यार्थी जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल का नाम होगा केके ट्यूटोरियल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिकॉज शेयर करने से ये होगा कि जिसे नॉलेज नहीं है, अगर वहां तक आपका शेयर किया हुआ चीज़ें पहुंचता है तो उनको लाभ मिलेगा। और परोपकार करना इंसान का धर्म है। परोपकार करने से हमें पीछे नहीं हटना है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।